आज के इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल जज 2020 में जो पेपर कराया गया था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना 2022 का जो छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर कंडक्ट कराया गया था उसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर विजिट करके देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। कई क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में रिपीट कर दिए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए 2020 के छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्ज़ाम को कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाएं वह क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आइए एक एक क्वेश्चन करके टोटल 100 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन इसका है, किसी भी समय उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशील होगा। तो यह है मूल रजिस्ट्री के दिनांक से। प्रश्न संख्या 3 है, कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 खंड 10 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में न्याय शुल्क देय होगा। तो यह देय होगा प्रतिफल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 19 से संबंधित है। तो इससे संबंधित है कतिपय दस्तावेजों की न्याय शुल्क से छूट प्रदान करना। कतिपय दस्तावेजों का क्या करना? तो कतिपय दस्तावेजों का न्याय शुल्क से छूट प्रदान करना। प्रश्न संख्या 5 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति करती है? तो धारा 230। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? तो राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 2C अर्थात 2G में परिभाषित कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है या किसी वर्ष प्रारंभ होता है? तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या उसके निलंबन की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है धारा 144 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 9 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भू जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम 1916 के अंतर्गत देसी मदिरा तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा? यह घोषित करने की शक्ति किसे है? तो यह घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को है।
प्रश्न संख्या 11 है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ताड़ी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ताड़ी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस आता है, और दूसरा है किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया अकिण्वित रस आता है, अर्थात दोनों आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कतिपय अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है। यह किया गया है धारा 34 खंड 2 में। प्रश्न संख्या 13 है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 संबंधित है। यह अधिनियम के उपबंधों में छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 है, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का अपराध कब समनीय होगा? तो यह चेक किसी भी राशि का हो, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनीय ही होता है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक का परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में परिभाषित है। यह धारा 6(1), 6(b) और में या 6(1) का स्पष्टीकरण में, यह 6(1)(a) के स्पष्टीकरण में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के रूप में चेक को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सज़ा कितनी है? तो अधिकतम सज़ा 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि का 2 गुना तक का जुर्माना है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है। तो विनिमय पत्र भुगतान हेतु निशर्त आदेश होता है। विनिमय पत्र क्या होता है? तो विनिमय पत्र भुगतान हेतु निशर्त आदेश होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट को परिभाषित किया। तो डिमांड ड्राफ्ट को धारा 7 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। यह बेदखली की तारीख से 6 महीने के भीतर। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में किसी लिखत को भागतः रद्द किया जा सकने का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है धारा 32 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 21 है, अध्याय 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन की गई घोषणाएं बंधनकारी हैं। यह वाद के पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति दोनों पर। प्रश्न संख्या 22 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिसमें आदेश नामंजूर किया जा सकता है? यह है धारा 41। प्रश्न संख्या 23 है, लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? यह 393 के अंतर्गत दंडनीय है।
प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है? धारा 82। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है? तो धारा 350। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों के कूटकरण के आशय से संबंधित है? यह है धारा 489 ए। प्रश्न संख्या अगला है, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लेता है, कर लॉकअप में निरुद्ध करता है, तो पुलिस अधिकारी दोषी है। यह दोषी है सदोष परिरोध का। प्रश्न संख्या 28 है, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 354 ए में। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग का अपराध दंडनीय है? यह है धारा 376 डी। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानित हैं? तो इसके लिए 10 अपवाद दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है? यह है धारा 334। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्ट के अपराध के दंड से संबंधित है? तो यह है धारा 426। प्रश्न संख्या 33 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है? तो यह है धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ दान होगा? तो दान शून्य होगा। प्रश्न संख्या 35 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहीं लागू नहीं होगी जहां अंतरण पट्टे के द्वारा हुआ हो। प्रश्न संख्या 36 है, धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है? यह है वाद का दुर्भिसंधिपूर्ण होना। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? तो संविदा जो दायित्व से युग्मित के लाभ का दावा करने का अधिकार, यह अनियोज्य दावा नहीं है। प्रश्न संख्या 38 है, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि अवधारित नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है 3 माह के भीतर। प्रश्न संख्या 39 है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा क्या है? यह 1 वर्ष है। प्रश्न संख्या 40 है,
परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है, तो परिसीमा अवधि वादपत्र के लौटाने की तिथि से वादपत्र के लौटाए जाने के आदेश के दिनांक से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से किसी पर परिसीमा अवधि प्रारंभ नहीं होती। प्रश्न संख्या 41 है, धारा 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है, तो कपट, त्रुटि और छुपाना सभी परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। प्रश्न संख्या 42 है, परिसीमा अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव का उपबंध करती है? धारा 21। प्रश्न संख्या 43 है, संविदा अधिनियम का कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है? धारा 191। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी, तो यह प्रकृति धारा 20 के अंतर्गत शून्य होगी। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है? तो यह धारा 124 में है। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा करार शून्य है? तो यदि प्रतिफल के विरुद्ध कोई करार किया जाता है तो वह शून्य होगा। प्रश्न संख्या 47, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होता है, यह धारा 128 में है। प्रश्न संख्या 48 है, भाड़ा नियंत्रण अनिम्न श्रेणी का होगा, तो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा। प्रश्न संख्या 49 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी किराएदार को प्राप्त अधिकार प्रावधानित हैं, यह अनुसूची 1 के अंतर्गत। जैसा कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको बता दें, अनुसूची 1 में किराएदार को अधिकार दिए गए हैं, अनुसूची 2 में मालिक को अधिकार दिए गए हैं, अनुसूची 3 में मालिक की बाध्यता बताई गई, अनुसूची 4 में किराएदार की बाध्यता बताई गई। प्रश्न संख्या 50 है, आदतन व्यतिक्रमी को धारा 2 खंड 4 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है? तो अस्थावर संपत्ति के दान का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 52 है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करता है, तो यह दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है उसके बारे में प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 58 है, विबंध क्या है? तो विबंध है किसी व्यक्ति को रोकना विबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 54 है, उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के संबंध में न्यायालय इसके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। प्रश्न संख्या 55 है, प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नांकित में से एक शामिल नहीं है, तो धारा 8 के अंतर्गत हेतुक, तैयारी, आशय, पूर्व पश्चात का आचरण, उपरोक्त सभी जो है धारा 8 के अंतर्गत आते हैं, हेतु नहीं आता।
तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आशय नहीं आएगा और हेतु तैयारी आचरण आता है, आशय धारा 8 में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 56 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो धारा 124। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है? तो 5 वर्ष पुराने। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसा कि विशेषज्ञों की राय 45 में है, द्वितीयक साक्ष्य 63 में है, यह सही सुमेलित नहीं है। सूचक प्रश्न 141 में है। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है? यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता, यह पारिस्थितिजन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं करता। प्रश्न संख्या 62 है, प्राइवेट दस्तावेज क्या है? तो प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जा सकता है या किया जाता है? तो विवेचना के दौरान। प्रश्न संख्या 64 है, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं से उल्बंधित है। यह है धारा 225 से 237। प्रश्न संख्या 56 है, वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा? तो इसकी अधिकतम समय सीमा है 7 दिन से अनधिक। प्रश्न संख्या 66 है, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा? तो 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 67 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? तो धारा 139। प्रश्न संख्या 68 है, दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है? तो धारा 161। प्रश्न संख्या 69 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो उस पुलिस अधिकारी के द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है। प्रश्न संख्या 70 है, न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों का अभियोजन में उपबंधित है। यह धारा 157 के अंतर्गत।
प्रश्न संख्या 171 है। एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत कौन सी धारा में? तो 315 के। प्रश्न संख्या 72 है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 खंड 2 के अंतर्गत किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कौन सशक्त कर सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न संख्या 73 है। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक द्वितीयक वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? तो यह धारा 161 के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। प्रश्न संख्या 74 है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 जोड़े गए? 357C। प्रश्न संख्या 75 है। अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो तैयारी और दंड अपराध के आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न संख्या 76 है। अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए वयस्क या अवयस्क? प्रश्न संख्या 77 है। निम्नांकित में से कौन कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य अंग है? यह है न्यायिक समीक्षा। प्रश्न संख्या 78 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किस हित के अधीन है? तो यह है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य सभी के अधीन है। प्रश्न संख्या 79 है। निम्नांकित में से किसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? तो राज्य विधानमंडल के पास। प्रश्न संख्या 80 है। संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? यह है 7वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 81 है। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाओं के निर्धारण का अधिकार निहित है? यह है संसद में निहित। प्रश्न संख्या 82 है। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? यह 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 83 है। संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 84 है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, शून्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वर्णित नहीं है। प्रश्न संख्या 85 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है, इसमें निहित है पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रश्न संख्या 86 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है? यह की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रश्न संख्या 87 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है?
तो यह दी गई है धारा 124 खंड 4 में। प्रश्न संख्या 88 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है आपात की उद्घोषणा। प्रश्न संख्या 89 है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होता है, तो यह होता है भारत संघ। प्रश्न संख्या 90 है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। यह अब निर्धारित किया जाता है विधि के सारवान प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 91 है, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है? तो यह अधिकतम 3000 राशि तक आदेश पारित कर सकता है। प्रश्न संख्या 92 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्णय के पूर्व कुड़की का प्रावधान कहाँ किया गया? तो यह धारा 38 रूल 5 में कुड़की का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 93 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में उपबंधित है, तो यह उपबंधित है समनों का निकाला जाना और उनकी तामीली। प्रश्न संख्या 94 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत अभिवचनों का संशोधन किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा द्वितीय अपीलीय न्यायालय में से किसी के समक्ष। प्रश्न संख्या 95 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाग की कुड़की अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगी, तो यह रहेगी 24 माह के लिए। प्रश्न संख्या 96 है, प्रारंभिक डिक्री की जा सकती है, तो यह बंटवारे के लिए, कब्जा या मध्यवर्ती लाभ के लिए या साझेदारी के वाद के लिए, उपरोक्त सभी के लिए की जा सकती है। प्रश्न संख्या 97 है, किसी आदेश की अवज्ञा या उसको भंग करने पर सिविल कारागार में से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा, तो यह 3 माह से अनधिक के लिए निरुद्ध किया जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, लोकपूर्त के वाद के लिए उपबंधित किया गया है, तो यह किया गया है 92 में। किसमें किया गया है? 92 में। प्रश्न संख्या 99 है, जहां किसी पक्षकार की मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने से पूर्व होती है, तब वहां वाद का उपशमन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम है, कोई पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं करता है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा, तो 14 दिन। इस तरह से प्रीवियस ईयर 2020 के टोटल 100 प्रश्न को आपको हल कराया गया। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अंतर्गत और कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है और लॉ का कोई भी सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाए आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।